हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी कि शिक्षा शास्त्र जिसे हम बोलते हैं पेडागोजी 2022 के मॉडल पेपर लेकर आए हैं कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेडागोजी से क्वेश्चन जो है कि किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि जो है कि एग्जाम में 15 बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन और 15 जो है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये 15 पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है कि 10 पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का और अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का और लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं और जो आपका टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कंप्लीट जो है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस तरीके से जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर तथा थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है 2025 के, वो अगस्त महीने में कराए जाने की उम्मीद है। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। Subscribe for more content. हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ये 3 उद्देश्य हैं, ये टीचिंग के प्रमुख जो है कि पर्पज हैं या फिर एम है। देखिए, ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये आपको डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चन तो बहुविकल्पी में पूछा गया है लेकिन इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमने किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है कि विद्या या मुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। तो यह आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक किस सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो गेस्टाल्टवादी जो है कि पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर का मतलब होता है कि पूरी समस्या को एक बार में देखना है, उसे छोटे छोटे भाग में उसको उसका सोल्यूशन करना, उसका निवारण अथवा निराकरण करना या हल करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया कि किसने कहा था शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो यह बात कही थी जॉन डीवी ने। त्रिध्रुवी का मतलब होता है थ्री पोलर जो है कि प्रोसेस। इसके पहले जॉन एडम्स आए थे, उन्होंने कहा था कि जो शिक्षण है वो है द्विध्रुवी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है कि संप्रेषण के कितने प्रकार हैं। तो संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक, जिसे वर्बल और नॉन वर्बल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है। इसे परियोजना विधि के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता है वो किलपैट्रिक महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया है कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत जो है कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया है कि तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं। तो इमेजिन और रीजनेबल जो डेवलपमेंट होता है वो कहानी प्रविधि या फिर कहानी विधि के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया है कि सुकरात प्रविधि अथवा सुकरात जो कि किस विधि के जन्मदाता है या फिर सुकरात प्रविधि किसे कहा जाता है। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकरात प्रविधि कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि अथवा प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है। तो सुकरात हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु जो होता है वो शिक्षक होता है। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो डी एलन जो है कि माइक्रो टीचिंग सिस्टम के जो है कि फादर या जन्मदाता कहे जाते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है। तो पूर्व ज्ञान, मतलब बच्चे के पूर्व ज्ञान का पहले आकलन किया जाता है, उसके हिसाब से उसकी टीचिंग कराया जाता है। ये पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। व्याख्यान विधि का मतलब होता है शिक्षक केंद्रित विधि। व्याख्यान विधि होती है जिसमें बच्चा जो है कि निष्क्रिय बना रहता है, मतलब मूक बना रहता है, तो चुपचाप वह सुनता है, उसे बोलते हैं शिक्षक केंद्रित विधि या फिर व्याख्यान विधि। अधिगम का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया है कि अधिगम का क्या अर्थ होता है। तो अधिगम का अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना और व्यवहार करना। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, अब हम 60 टाइप्स क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया है कि संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो संप्रेषण शब्द कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है दो व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, भावनाओं, जानकारी आदि का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का कौन कौन से घटक है। तो जो कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण होता है उसके कुल 5 घटक हैं। एक तो प्रेषक जिसे हम सेंडर बोलते हैं या भेजने वाला।
संदेश जिसे मैसेज बोलते हैं, माध्यम जिसे सोर्स बोलते हैं, और प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर जिसे बोलते हैं। और पांचवा प्रतिपुष्टि, यानी कि कोई प्रेषक किसी को संदेश भेजता है और किसके माध्यम से भेजता है, ईमेल के माध्यम से भेजता है, बाई पोस्ट करता है, कि किस माध्यम से भेजता है, ये माध्यम हुआ। प्राप्तकर्ता का मतलब जो जो है कि आपके पत्र को, लेटर को, या फिर कम्युनिकेट जो आप किए वो चीज़, उसको कौन प्राप्त कर रहा है। और प्रतिपुष्टि मतलब आपने उस मैसेज को पढ़ के आपने क्या फीडबैक दिया, उसे बोलते हैं प्रतिपुष्टि। तो इस प्रकार से जो है कि संप्रेषण के जो है कि 5 घटक हुए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। तो अभिप्रेरणा के तहत ही बच्चों में अभिरुचि पैदा की जाती है, जिसे मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन के तहत ही जो बच्चे होते हैं उनमें इंटरेस्ट क्या किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। अभिप्रेरणा के 3 प्रमुख स्रोत होते हैं, आवश्यकता, अभिरुचि और उद्दीपक, जिसे नीड बोलते हैं। आवश्यकता का मतलब नीड, अभिरुचि इंटरेस्ट, और जो जिसे बोलते हैं उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस। ठीक है, तो ये तीनों चीज रहेगी, आवश्यकता, अभिरुचि और उद्दीपक। तो बच्चा क्या होगा, अभिप्रेरित होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 दिया है कि शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों को लिखिए। तो शिक्षण सूत्र पहला है सरल से जटिल की ओर, और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है कि प्रशिक्षण से आप क्या समझते हो। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं। तो आप आंसर लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को दी जाने वाली ऐसी शिक्षा जिसमें कौशल को विकसित किया जाए और किसी भी विशेष कार्य में प्रवीणता लाई जाए, उसी को हम बोलते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण जो होता है ये व्यवसाय इत्यादि से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दिया है, पुनर्बलन को कितने भागों में बांटा गया है। तो पुनर्बलन जिसे हम रेनफोर्समेंट बोलते हैं, पुनर्बलन जो है कि वो 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक पुनर्बलन और अशाब्दिक पुनर्बलन। शाब्दिक पुनर्बलन भी 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक सकारात्मक और शाब्दिक नकारात्मक। जैसे शाब्दिक सकारात्मक का मतलब होता है अगर बच्चे को शाबाशी देंगे तो अच्छा काम करेगा, और बच्चे पे गुस्सा करेंगे या फिर उसे गाली देंगे तो वो गलत काम करेगा। इस प्रकार से जो रेनफोर्समेंट है जिसे हम पुनर्बलन कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया है कि अपेक्षित अधिगम का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो अपेक्षित अधिगम क्या होता है। तो अपेक्षित अधिगम का मतलब होता है प्रत्येक कक्षा या विषय के लिए निर्धारित निश्चित दक्षताओं को प्रत्येक छात्र निश्चित समय में अवश्य प्राप्त कर ले। यदि कोई बालक कक्षा 3 में है तो उसे निर्धारित कक्षा पूरी होने के अंत तक इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि वह कक्षा 4 में जा सके। कहने का मतलब है कि अपेक्षित अधिगम का मतलब होता है कि विद्यार्थी को इतना जानना चाहिए कि वो अगली कक्षा में प्रवेश कर सके, उसी को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षक की 2 विशेषताएं लिखिए। बाल केंद्रित जिसे छात्र केंद्रित भी कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि इसमें शिक्षण प्रोसेस बालक को केंद्र में रखकर किया जाता है, इसमें बच्चे सीखने में अभिरुचि लेते हैं। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि इसमें बालक सक्रिय रूप से जो कि उनमें जो लर्निंग होती है वो अस्थायी होती है। जब बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो जो लर्निंग जो होगी वो परमानेंट जो है कि उसमें अस्थायी रूप से सीखने की अभिरुचि पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दिया है कि खेल पर आधारित 2 प्रविधियों के नाम लिखिए। तो खेल पर आधारित 2 प्रविधि डाल्टन विधि और मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी ने यह जो है कि पद्धति लागू की थी, जिसे हम मॉन्टेसरी विधि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दिया है कि सैमपट्ट कौशल के 2 घटकों के नाम लिखिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेख की स्पष्टता, यानी कि आपका जो हैंड राइटिंग होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आप लिख सकते हैं सैमपट्ट की कार्य स्वच्छता, और आप सैमपट्ट पे यानी कि ब्लैक बोर्ड पे साफ सुथरा लिखें। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि सैमपट्ट की कार्य की उपयुक्तता, की आप सैमपट्ट को किस प्रकार से उपयोग में ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दिया है कि स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि किसी विशेष या संप्रत्यय घटना से कि अच्छी तरीके से जो कि समझाना इस स्पष्टीकरण करता है। कोई भी घटना हो गई या फिर कोई भी कहानी हो गई, उसको अच्छे तरीके से क्या करना, एक्सप्लेन करना, समझाना ही स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। लघुत्तरी प्रश्न जो है कि 31 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होगा। इसमें जो है कि आपको 150 वर्ड्स में आपको लघुत्तरी प्रश्न में लिखना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दिया है कि शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मानचित्र किसी भौगोलिक स्थिति को छोटे मानक तौर पे स्पष्ट किया जाता है। किसी भौगोलिक स्थिति की पृष्ठभूमि एवं उसकी संरचना दिखाने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है।
बच्चों को चार्ट पर दूरस्थ चीजों को बनाकर इस प्रकार दिखाया जाता है कि बच्चों में को अधिगम करने में आसानी हो, ताकि वो अच्छे तरीके से लर्न करें। जैसे आपका मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, मैप हो गया, इन सारी चीजों से जो है कि बच्चे अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए जाएगा, संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो संप्रेषण जो है कि आपका दो प्रकार का होता है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में दो प्रकार के होता है, एक मौखिक संप्रेषण और एक लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण जो है ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, जैसे वाणी संकेत, चक्षु संकेत या संपर्क या मुख मुद्राओं इत्यादि के माध्यम से संकेत करना, और जो तीसरा होता है वो आपका स्पर्श संपर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए गया है कि क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब होता है कि जब बालक अधिगम की प्रक्रिया के दौरान क्रियाशील रहेंगे तो उनका जो अधिगम होगा, जो लर्निंग प्रोसेस होगा, वो अस्थायी होता है। इसमें सारी ज्ञानेंद्रियां जो होती है, जो सारी सेंसरी होती है, वो क्रियाशील रहती है, यानी कि एक्टिव रहती है। इसे बोलते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। जो आपको बताए थे पहले ही कि शिक्षा के सामान्य सिद्धांत कौन है, उनमें से एक जो है कि सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 36 देख रही है कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए, यानी कि माइक्रो टीचिंग की जो फ्लो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है कि किस प्रकार से हम किस जो है कि स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी टीचर जो है कि लेसन प्लानिंग करता है, जिसे हम पाठ योजना निर्माण बोलते हैं। तो पहले लेसन प्लानिंग करेगा, उसके बाद टीचिंग कराएगा, ठीक है, क्लास टीचिंग कराएगा। क्लास टीचिंग कराने के बाद वो बच्चों से फीडबैक लेगा, प्रतिपुष्टि जिसको बोलते हैं। उसके बाद चौथा नंबर पे आएगा, पुनः पाठ योजना बनाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, मतलब विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया, तो वो फिर रीप्लानिंग करेगा, री लेसन प्लानिंग करेगा, जिसे हम पुनः पाठ योजना बनाएंगे। उसके बाद पांचवा है शिक्षण कार्य जो है कि करेगा, दोबारा से फीडबैक प्राप्त करने के बाद रीप्लानिंग करेगा, उसके बाद फिर शिक्षण कार्य करेगा। उसके बाद पुनः जो है कि फीडबैक प्राप्त करेगा कि जो है कि हमारे दोबारा से फीडबैक प्राप्त करने के बाद हमारा जो रिलेशन प्लानिंग था वो ठीक था कि नहीं ठीक था, फिर इसलिए बच्चों से वो दोबारा जो है कि फीडबैक प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए जाएगी, बहु क्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो एक ही कक्षा में जब अलग अलग तरीके के अलग अलग गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, तो शिक्षक अलग अलग मानसिक स्तर के साथ बालकों को क्या करता है, ग्रुप में बांट करके अलग अलग तरीके से शिक्षण कार्य करता है, उसे ही बहुक्षेत्रीय शिक्षण कहते हैं। क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, और वो अलग अलग तरीके से और अलग अलग रुचि से सीखते हैं। इसलिए जो कि शिक्षक वो अलग अलग ग्रुप में बांट करके अलग अलग तरीके से अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके वो टीचिंग कराएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दिया है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। जैसे हम टीचिंग और प्रशिक्षण को ट्रेनिंग बोलते हैं, टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस होता है। तो इसमें जो शिक्षण होता है, इसमें नए ज्ञान का जो है कि प्रसार किया जाता है। शिक्षण एक शैक्षणिक गतिविधि होती है, जिसमें एक शिक्षक ऐसे दिए गए विषय पर छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है, ठीक है, ज्ञान व अवधारणाओं को प्रदान करता है। जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होती है, वो थ्योरेटिकल होती है, यानी कि सैद्धांतिक होता है, जैसे किताबी ज्ञान हो गया, ये जो है कि शिक्षण हो गया। वहीं प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग होता है। प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति के प्रदर्शन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और उसमें निरंतर सुधार के लिए एक विशिष्ट कौशल जो कि नौकरी से संबंधित होता है, किसी विशेषज्ञ या शिक्षक द्वारा निर्देशित इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। प्रशिक्षण एक जो है कि व्यवहारिक ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। शिक्षार्थियों को मौजूदा विज्ञान का प्रयोग करके एक विशिष्ट तरीके से जो है कि प्रशिक्षण किया जाता है। इसे सिंपल तरीके से समझा जा सकता है कि जब किसी भी व्यक्ति की नौकरी लगती है, तो नौकरी लगने से पहले, ऑन ड्यूटी से पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो कि उस नौकरी पर रहते हुए भी व्यक्ति को करना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए जाएगी, कथन युक्ति को स्पष्ट कीजिए कि कथन युक्ति क्या होता है। तो इसे कहानी कथन प्रविधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बालक जो होते हैं, उनमें कहानी के माध्यम से उनको जो है कि संप्रत्येक किसी टॉपिक पे चीजें जो है कि बताई जाती है, जिसे हम कहानी विधि या फिर कहानी प्रविधि के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।